हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब परिवार द स्पेशल फील्ड में। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर हाजिर हुए हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो श्रृंखला है, इसमें आज हम लोग HI ट्रेड का 4th सेमेस्टर का पेपर नंबर 11 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि सब्जेक्ट रहेगा हमारा कंटेंट एंड मैथमेटोलॉजी ऑफ टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो ये हमारा सब्जेक्ट है। आप लोग एक बार अपने सिलेबस से भी इसको मिलान कर लीजिएगा। और इसी का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो पेपर रहेगा ये आपका HI ट्रेड का है, 4th सेमेस्टर का है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इसमें ब्लर आया है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुन लीजिएगा। इसमें सबसे पहले ट्रू फॉल्स पूछा गया है। ट्रू फॉल्स में पूछा गया है कि श्रवण बाधित बच्चों के लिए साक्षरता विकास में गणित का अध्ययन शामिल होता है। तो श्रवण बाधित बच्चों के लिए जो साक्षरता विकास करने के लिए, यानी कि उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उसमें अध्यापन में कहीं ना कहीं गणित शामिल रहता है। तो ये आपका क्या है, सही हो जाएगा, यानी कि ये आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि मीटर प्रति सेकंड गति का यूनिट है। तो ये आपका सही है, मीटर प्रति सेकंड जो होता है ये गति का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निरंतर सर्वसमावेशी मूल्य मापन में इकाई सारणी अनिवार्य होती है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ये अनिवार्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। क्या ये सूत्र सही है? तो जो हमारे मैथ के बच्चे हैं उनको तो भली भांति पता होगा कि ये जो सूत्र है इसका विस्तार किस प्रकार से होता है, इसलिए उन्हें पहले से ही पता चल गया होगा कि क्या ये क्वेश्चन सही रहेगा या गलत रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है ये गलत है, क्योंकि इसका विस्तार जो हुआ है ये इसका विस्तार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ नियोजन के लिए ब्लूप्रिंट आवश्यक नहीं होता है। तो ये बात गलत है, ब्लूप्रिंट जो है वो आवश्यक होता है। तो ये हमारे जो 5 क्वेश्चन थे ये हमारे ट्रू फॉल्स के रूप में पूछे गए थे। प्रत्येक प्रश्न जो था वो आपका 1 नंबर का था, इसलिए आप इसको भली भांति पढ़ें। क्या पता इसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को पेपर में मिल जाए। अगर 1-2 क्वेश्चन भी इसमें से मिल जाता है तो आपके उतने नंबर पक्के हो जाएंगे। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे और अपने माइंड में इसको सेट कर लेंगे कि जब क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में तो आप लोग इसका जो आंसर रहेगा वो गलत ना दें। चलिए, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है, इसके बारे में बात करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में है आपका कि पानी एक ही समय पर ... रूप में मौजूद हो सकते हैं। तो किस रूपों में ये मौजूद हो सकते हैं? तो 3 रूपों में मौजूद हो सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ये आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्यों में मूलभूत कार्य जैसे कि श्वसन और हृदय की गति द्वारा नियंत्रित होती है। तो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? इसका जो आंसर है ये आप देख सकते हैं। इसमें अग्र मस्तिष्क भी दिया गया था, पिछला मस्तिष्क भी दिया गया था, मध्य मस्तिष्क है और पॉन्स करके आया है। लेकिन जो इसका आंसर होगा वो मेडुला होगा और अब्लामेटा में जाके कहीं होता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार ढूंढ भी लीजिएगा, शायद इस बच्चे ने अच्छे से इसको सॉल्व नहीं कर पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग कि व्याख्यान सह प्रदर्शन यह सीखने की पद्धति है। तो नाटकीकरण ... है। तो नाटकीकरण क्या है? तो ये अध्यापन का दर्शन शास्त्र है। यहाँ थोड़ा ब्लर है, देखने में आपको समस्या होगी, तो आप लोग आवाज़ से इसको माइंड में बिठा लें। फिर से आप लोग एक बार इस प्रश्न को देख लें कि व्याख्यान सह प्रदर्शन
यह सिखाने की पद्धति है, तो नवीनी नाटकीकरण डॉट डॉट है। तो नाटकीकरण क्या है? तो नाटकीकरण क्या है? अध्यापन का दर्शन शास्त्र है। अध्यापन का दर्शन शास्त्र रहेगा। ये आपका यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है ये आपका सही हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे, एक वाक्य या एक शब्द में इसके आंसर लिखने हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है कि श्रवण बाधित को फर्नीचर सिखाने के लिए अनुसरण किया जाने वाला सूत्र कौन सा होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल है। थोड़ा अगर देखा जाए जिस प्रकार से इसे पूछा गया है घुमाकर, इसको खोजने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि श्रवण बाधित को फर्नीचर सिखाने के लिए, फर्नीचर क्या होता है श्रवण बाधित के लिए, ये इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में। लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा वो सांकेतिक भाषा हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चों को हम किसी भी चीज़ के बारे में सिखा रहे होते हैं तो उनको सांकेतिक माध्यम का ही प्रयोग करके हम सिखाते हैं, क्योंकि बच्चे सुनने में असमर्थ होते हैं। उन्हें जो भी चीज़ें हम बताएंगे वो सांकेतिक भाषा में ही बताएंगे। तो ये यहाँ पे मेरे समझ से सही हो जाएगा। और मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे इसका आंसर कुछ सटीक नहीं मिला कि इसी का करेक्ट आंसर मुझे ऐसे ही सामने मिल जाए। तो मेरे हिसाब से ये सांकेतिक भाषा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रदूषण पाठ सिखाना का है। चयन किए गए एक प्रकरण का नाम लिखिए। तो प्रदूषण पाठ सिखाने का है, तो इसमें क्या है कि ध्वनि प्रदूषण जो है ये भी आपका है, वायु प्रदूषण है और मृदा प्रदूषण है, बहुत सारे प्रदूषण हैं। तो इसमें आपका ध्वनि प्रदूषण है। नेक्स्ट है कि शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो छोटी अस्थि आप लोगों को पता है, छोटी हड्डी के बारे में पता है कि शरीर की छोटी हड्डी क्या होती है। तो स्टेपीज होती है, जो कि आपके कान की हड्डी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किसी वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल मापने का जो सूत्र है उसको लिखिए। तो भूखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा गुणे भुजा होता है या फिर भुजा स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, यानी कि 10 मिलीमीटर होता है। आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे, यहाँ भी ब्लर है थोड़ा सा, तो इसमें देखते हैं कि विज्ञान सिखाने के लिए कोई एक बाल केंद्रित पद्धति का नाम बताइए। तो बाल केंद्रित जो पद्धति है उसमें किंडरगार्टन है, मॉन्टेसरी विधि है। तो ये सारी जो विधियाँ होती हैं ये छोटे बालकों के लिए होती हैं। विज्ञान सिखाने के लिए बाल केंद्रित जो विधि है वो किंडरगार्टन विधि है। एक बार मैंने फिर से रिपीट किया ताकि आप लोगों को ब्लर है दिखाई नहीं देगा, समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बीजगणित और ज्यामिति के बीच का एक अंतर लिखिए। तो बीजगणित क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। बीजगणित जो होता है वह शाखा होती है गणित का ही, जो प्रतीकों और इन प्रतीकों में हेर फेर करने के नियमों से संबंधित होती है, यानी कि अदला बदली भी किया जा सकता है। और बीजगणित में चर और फलन ये सारे समीकरण इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ज्यामिति। तो ज्यामिति क्या होता है? गणित की वह शाखा है जो वस्तुओं के आकार और स्थिति से संबंधित होता है, यानी कि वस्तु का आकार कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है, ये कौन पता लगाता है? ये ज्यामिति में हम इस चीज़ का पता लगाते हैं। ज्यामिति में बिंदु, रेखाएं, कोण और आकार जैसे त्रिभुज, वृत्त और आयत ये सभी शामिल होते हैं। आप लोगों ने पटरी के माध्यम से, चांदा के माध्यम से और त्रिभुज के माध्यम से बहुत सारे आकार बचपन में बनाए होंगे। वो सब किसके उपकरण होते थे? वो सारे उपकरण ज्यामिति के होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि नाटकीकरण में पात्रों की भूमिका कौन निभाता है? तो नाटकीकरण में जो पात्रों की भूमिका होती है वो मुख्य पात्र जो होता है वो निभाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान प्रदर्शनियों का कोई एक उपयोग बताएं। तो प्रौद्योगिकी जो कौशल है इसके आधार पर छात्रों को ग्रेड देना, ये क्या है? विज्ञान प्रदर्शनियों का उपयोग। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये बहुत स्पष्ट अब दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 3 है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो विज्ञान अध्यापन के उद्देश्य क्या हैं? ये आपका पहला क्वेश्चन है। विज्ञान अध्यापन के जो उद्देश्य हैं इसमें आपका पहला है कि प्राकृतिक दुनिया का वर्णन करने के लिए विज्ञान अध्यापन वहाँ पर जरूरी है, प्राकृतिक दुनिया का वर्णन करने के लिए। नेक्स्ट हो जाएगा कि प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करने के लिए। अगला है भविष्यवाणी करने के लिए। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए। ये सभी किसमें शामिल होते हैं? ये सभी आपके विज्ञान के अध्यापन के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। ये सारे हमारे टॉपिक थे, इसी टॉपिक को हम डिफाइन भी करने वाले हैं। तो आपका पहला टॉपिक था कि प्राकृतिक दुनिया का वर्णन करने के लिए विज्ञान का हम प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। तो किस प्रकार उपयोग करते हैं प्राकृतिक दुनिया में? इसमें प्राकृतिक घटनाओं को देखना और मापना, उन्हें समझने के लिए मॉडल विकसित करना और प्रयोग के माध्यम से उन मॉडलों को परीक्षण करने में शामिल करना, ये क्या होता है आपका प्राकृतिक दुनिया का वर्णन। आगे बात करेंगे प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करना। तो प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या किस प्रकार की जाती है? विज्ञान का उद्देश्य होता है कि यह बताना कि प्राकृतिक जो घटनाएं हैं ये क्यों और कैसे घटित होती हैं। इसमें ऐसे सिद्धांत विकसित करना शामिल है जो देखे गए डेटा के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं और आगे के प्रयोग और अवलोकन के माध्यम से उन सिद्धांतों को परिष्कृत भी कर सकते हैं। तो ये प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं। आगे है कि भविष्यवाणी करने के लिए। तो भविष्यवाणी करने के लिए भी विज्ञान उसमें उत्तरदायी होता है। विज्ञान भी वर्तमान ज्ञान के आधार पर ही भविष्य की जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में भविष्यवाणी करना चाहता है। इन भविष्यवाणियों का उपयोग निर्णय लेने या डिजाइन प्रयोगों को निर्देशित करने और नई तकनीकों को विकसित करने के लिए किया जाता है। आगे बात करेंगे मानव जीवन को बेहतर बनाना। तो विज्ञान किस प्रकार से अपना उसमें एक भूमिका निभा रहा है मानव जीवन में, उनको बेहतर बनाने के लिए। तो विज्ञान का जो उद्देश्य होता है वो मानव जीवन की जो गुणवत्ता है उनको सुधार करने और अपने ज्ञान को और खोजों के प्रयोग के माध्यम से उनके जीवन को बेहतर बनाता है। इसमें नई तकनीकों का भी विकास किया जाता है। चिकित्सा उपचार में सुधार, कृषि उत्पादकता वृद्धि और पर्यावरणीय चुनौतियों का भी समाधान इसमें शामिल होता है। आगे हम बात करेंगे रचनात्मक मूल्यांकन के उपयोग। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि रचनात्मक मूल्यांकन के उपयोग क्या हैं। तो रचनात्मक मूल्यांकन के उपयोग हम देखेंगे। रचनात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया जो होती है ये प्रदान करने के लिए छात्र सीखने के सबूत इकट्ठा करने की एक सतत प्रक्रिया इसमें करते हैं, जिसका उपयोग निर्देश में सुधार के लिए किया जाता है। और रचनात्मक मूल्यांकन के उदाहरणों में प्रश्नोत्तरी, कक्षा चर्चा, गृह कार्य और परियोजनाएं शामिल होती हैं। इसमें रचनात्मक मूल्यांकन का प्राथमिक जो लक्ष्य होता है उसको प्रतिक्रिया प्रदान करना, जिसका उपयोग उनके सीखने में सुधार करने के लिए भी किया जाता है। आगे बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है कि समस्या सुलझाने की पद्धति की विशेषताएं क्या हैं। तो समस्या सुलझाने की जो पद्धति है इस कौशल के विकास पर बल देती है कि छात्रों को हल करने के लिए एक समस्या दी जाए और
समाधान खोजने के लिए भी उनको प्रोत्साहित किया जाए या समाधान खोजने के भी अवसर उनको दिए जाए। आगे हम बात करेंगे कि इसमें हर छात्र जो होता है वो किसी समस्या या चुनौती की पहचान करते हैं और जिसे वे व्यक्तिगत रूप से या समूह के एक हिस्से के रूप में उसको हल करना पसंद करते हैं। आगे चलते हैं, आगे और भी विशेषताएं हैं समस्या समाधान के। तो समस्या समाधान में आपके छात्र का विश्लेषण भी करते हैं इसमें, या फिर कहते हैं छात्र समस्या का भी विश्लेषण करता है, जानकारी एकत्र करते हैं और मुद्दे की गहराई समझ कर क्या सल्यूशन निकल रहा है उसको हासिल करने के लिए अपने दृष्टिकोण या विचार को वो प्रस्तुत करते हैं या उनको प्रस्तुत करने का उनको पूरा अवसर मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि छात्र समस्या के संभावित समाधान उत्पन्न करते हैं, यानी कि क्या कुछ थोड़ा बहुत सल्यूशन उसका हो सकता है। अगर जटिल कोई समस्या है तो उसका थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हल तो मिल ही जाएगा। विकल्पों की एक श्रृंखला पर विचार करते हैं और प्रत्येक पेशेवरों और विपक्षों का मूल्यांकन वो करते हैं, यानी कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब पे वो अपना विचार विमर्श करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। छात्र अपने विश्लेषण और मूल्यांकन के आधार पर उस समाधान का चयन करते हैं जो उन्हें लगता है कि सबसे प्रभावी होगा, यानी कि किसके माध्यम से समस्या को सुलझाया जा सकता है या समाधान मिल सकता है। छात्र समस्या के समाधान के लिए कार्रवाई करते हुए चयनित समाधान को भी ये लागू करते हैं कि किसके माध्यम से समस्या को सुलझा सकते हैं। छात्र अपने समाधान की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हैं और यह दर्शाते हैं कि क्या अच्छा काम करता है इस समस्या को सुलझाने में और क्या सुधार किया भी जा सकता है अगर उसके माध्यम से समस्या सुलझ नहीं रही है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परियोजना पद्धति की आवश्यकता क्यों होती है। तो परियोजना पद्धति को विषयों और विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू किया जा सकता है, यानी कि किसी एक विषय पर या और भी विषयों पर इसके परियोजना पद्धति को लागू किया जा सकता है और विभिन्न शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं और रुचियों के अनुरूप अनुकूलित भी किया जा सकता है। यह सक्रिय सीखने की जो प्रक्रिया है इसको प्रोत्साहित करता है परियोजना विधि, और छात्रों को समस्या समाधान, रचनात्मकता और सहयोग जैसे कि महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने में मदद करता है। हालांकि यह उन छात्रों के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है जो स्वतंत्र रूप से या समूहों में काम करने के आदी नहीं हैं, और यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों से अतिरिक्त सहायता या मार्गदर्शन की आवश्यकता भी इनको हो सकती है कि छात्र सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में सक्षम है, यानी कि समस्या को सुलझाने में वो सक्षम हो सकते हैं। आगे चलते हैं। ये तो हम लोगों ने कर लिया है। हाँ, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गणितीय भाषा के बारे में पूछा गया है कि गणितीय भाषा क्या है। तो गणित अध्ययन का एक क्षेत्र होता है जो संख्याओं, मात्राओं और आकृतियों के बीच संबंधों को स्थापित करता है, यानी कि आप जानते हैं कि गणित में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसमें मात्रा होती है, आकृतियाँ भी होती हैं और इसके साथ साथ उसमें संख्याएं जो कि मेन किरदार निभाती हैं। तो गणित में ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं और इन्हीं सभी चीज़ों के माध्यम से हम गणित सीखते हैं और परस्पर इन चीज़ों में एक दूसरे में संबंध भी होता है। यह एक अत्यंत या कह लीजिए अत्यधिक सारगर्भित और तार्किक विषय भी है
जिसमें समस्याओं को हल करने और प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए प्रतीकों का व समीकरणों का या फिर एल्गोरिदम का भी प्रयोग इसमें शामिल होता है। तो ये आपका क्या है, गणित भाषा है। आगे हम बात करेंगे कि गणित अध्ययन का महत्व क्या है। तो गणित अध्ययन का महत्व यहाँ पे जानेंगे। इसमें आपका पहला दिया गया है कि संख्याओं, आकृतियों और मात्राओं के गुणों और संबंधों को समझना और उनका वर्णन करना, ये गणित अध्ययन का महत्व है। नेक्स्ट है कि तार्किक और विश्लेषणात्मक रूप से तर्क करने और अमूर्त रूप से सोचने की जो क्षमता विकसित होती है वो किस माध्यम से होती है, गणित के माध्यम से होती है। इस पेज में तो बहुत कम दिखाई दे रहा है, फिर भी हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे। फिर भी हम जान लेते हैं, गणित हमें वैसे भी हम लोगों को पता है। आप देख सकते हैं कि अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से भी गणितीय जो ज्ञान होती है इसको उन्नत के प्रगति पे लाया जा सकता है। गणित और जो संबंधित उससे क्षेत्र हैं जैसे कि भौतिकी या इंजीनियरिंग या अर्थशास्त्र या कंप्यूटर, इन सब का जो अध्ययन किया जाता है वो सब अध्ययन गणित भाषा में ही किया जाता है। इसके साथ साथ गणित विचारों और आविष्कारकों की दुनिया में भी अपनी भूमिका निभाता है। या ये कह लीजिए जो गणित है, ये गणित आपका सभी विषयों में लगभग शामिल होता है या सभी व्यवसायिक क्षेत्रों में भी गणित आपके देखने को मिलता है। तो गणित का जो ज्ञान होता है वो आवश्यक भी होता है, क्योंकि अगर गणित का ज्ञान हमें है तो हम अपने इस बाहरी दुनिया में भी अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं और हम अच्छा खासा बिजनेस कर पाते हैं। तो गणित का जो ज्ञान होगा वो आपके लिए लाभप्रद होगा और आपके सभी क्षेत्रों में ये काम आने वाला गणित भाषा होता है। आगे हम बात करेंगे, चलिए ये देखते हैं। हम लोगों ने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है और ये पेपर आपका कौन सा था, पेपर नंबर 11 था आपका, जिसका नाम था कंटेंट एंड मैथमेडोलॉजी ऑफ टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो हम लोगों ने मैथ के बारे में जाना, क्या क्या सीखा हम लोगों ने। अगर आप लोगों को कहीं सीखने में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जो चीज़ें आप लोगों को लग रही हों कि ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं तो आप लोग ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में लिखते हुए एक बार ज़रूर कहें कि इसको समझाने का प्रयास किया जाए। वो समझाने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ आपके और भी जो संगी साथी हों उनको भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो लोग किसी और को भी शेयर करें और एक दूसरे से शेयर करते हुए एक दूसरे को लाभ भी पहुँचाएँ। आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलते रहेंगे, इसके साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट्स भी मिलते रहेंगे। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो भी रहेंगे वो भी वीडियो के रूप में आपको मिलता रहेगा। तो चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।